दोस्तों इसके बाद जो अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है वो रहेगा सेक्शन 24 CRPC, और इस सेक्शन का टाइटल है लोक अभियोजक। तो लोक अभियोजक को हम देखें पढ़ें तो यह है प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, हर उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से जो वहाँ का जो हाई कोर्ट है उससे डिस्कशन करने के बाद, परामर्श करने के बाद एक लोक अभियोजक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो था वो हम देखें तो वो था केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात, और सेकंड है इसमें हम देखें तो इसमें सेकंड का मतलब है केंद्र सरकार, इसमें सेकंड पॉइंट में केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। और फिर अगर हम देखें थर्ड पॉइंट के लिए तो थर्ड पॉइंट है प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, और जिले में ऐसे जिले के लिए एक या एक से अधिक लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। और इसका एक परंतु है वो है एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। इसमें अगर हम देखें तो एक लोक अभियोजक या एक अपर लोक अभियोजक को एक या अधिक जिलों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट है जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नाम का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने के योग्य है। तो इसमें लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति कैसे की जाएगी? जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश से परामर्श करेगा और ऐसे व्यक्तियों के नाम का एक पैनल तैयार करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट की राय में, उसके ओपिनियन में लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य माने जाएंगे, जो योग्य हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर है, वहाँ राज्य सरकार ऐसा कैडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। इसमें कहने का मतलब है जहाँ पहले से ही ऑलरेडी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक का एक कोई कैडर है तो उसी में से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर लिया जाएगा। परंतु इसका एक परंतु भी है, वो अगर हम देखें राज्य सरकार की राय में ऐसे जो कैडर हैं उसमें से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, वहाँ राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। जैसे राज्य सरकार का जो पहले का जो कोई व्यक्ति है, जहाँ उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, जो पहले का जो पैनल है उसमें, तो वहाँ राज्य सरकार क्या करेगी कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी पैनल में नाम बताए गए हैं उनमें से किसी को अभियोजक या लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, कोई व्यक्ति लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष के रूप में अधिवक्ता के रूप में
विधिक रूप से व्यवसाय करता हो, अर्थात एक व्यक्ति जब भी लोक अभियोजक का पात्र माना जाएगा, जब भी उसी के लिए लोक अभियोजक के लिए या परलोक अभियोजक के लिए एलिजिबल तभी है जब उसकी 7 वर्ष की अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो विशेष लोक अभियोजक के बारे में इसमें बताया गया है। विशेष लोक अभियोजक कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा एडवोकेट जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसायी के रूप में काम कर रहा हो, उसे किसी विशेष वर्ग के मामले को सुनने के लिए, किसी विशेष वर्ग के मामलों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। इसमें एक पॉइंट भी है, एक परंतु भी है। न्यायालय पीड़ित को अनुमति, परंतु यह है कि न्यायालय पीड़ित को अनुमति प्रदान कर सकेगा कि वह अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त कर ले। इसमें इस पॉइंट का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कंप्लेनेंट है, किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी के साथ कोई घटना हुई है, तो उसमें जो पीड़ित पक्षकार है, चाहे वह किसी व्यक्ति का, चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे कोई रिलेशन में हो, तो वो अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। और वो अधिवक्ता जो सरकारी एडवोकेट है, जिसको लोक अभियोजक या परलोक अभियोजक कहा गया है, उसकी सहायता करने के लिए किसी भी अधिवक्ता को, किसी भी एडवोकेट को नियुक्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या परलोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवाएं की हैं, यह समझा जाएगी कि ऐसी अवधि जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, कोई एडवोकेट जिसने लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक किसी भी रूप में काम किया है, तो यह माना जाएगा कि यह उसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में ही काउंट किया जाएगा। तो ये था दोस्तों सेक्शन 24। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 सहायक लोक अभियोजक। तो सहायक लोक अभियोजक में अगर हम देखें तो इसमें कुल 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट को हम देखते हैं। तो इसमें देखें, फर्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में राज्य सरकार प्रत्येक जिले के मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। सहायक लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। तो इसमें सहायक लोक अभियोजक राज्य सरकार नियुक्त करेगी और ऐसे प्रत्येक ज़िले में जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं वहाँ अभियोजन का संचालन करने के लिए जो गवर्नमेंट की केसेस हैं उनमें गवर्नमेंट की ओर से पैरवी करने के लिए एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किए जा सकेंगे। फिर इसका पॉइंट 1A है, वह केंद्रीय सरकार किसी मामले में या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के लिए एक या एक से अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो इसमें राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, ये है कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। इस पॉइंट में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है पुलिस अधिकारी होकर कि कोई भी पुलिस अधिकारी लोक अभियोजक होने का पात्र नहीं होगा। किसी भी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक नहीं बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, जहाँ कोई सहायक
लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का पार्षद सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। तो इसमें बस इतना सा ये पॉइंट है, जहाँ कोई लोक अभियोजक किसी मामले के लिए सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को जो इससे संबंधित एलिजिबिलिटी रखता है उसको लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद 25A नेक्स्ट सेक्शन है 25A अभियोजन निदेशालय। अभियोजन निदेशालय के बारे में हम देखें तो राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी और जिसमें एक अभियोजन निदेशक, एक अभियोजन डायरेक्टर होगा और जितने भी राज्य सरकार ठीक समझे, जितना भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उप निदेशक होंगे। एक तो अभियोजन निदेशक होगा और उसके अलावा अभियोजन उप निदेशक होंगे, सब डायरेक्टर होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक व्यवसाय में रहा है और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। इसको हम देखें तो कोई भी व्यक्ति है अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए तभी एलिजिबल माना जाएगा जब वह एक एडवोकेट के रूप में 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय कर चुका हो, 10 वर्ष तक प्रैक्टिस कर चुका हो। और ये जो डायरेक्टर और जो सब डायरेक्टर की पोस्ट है ये उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी सहमति से की जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा। जो अभियोजन निदेशालय के प्रधान अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य सरकार में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। यदि हम इसमें अभियोजन निदेशालय का जो प्रधान है, जो निदेशक है, वो राज्य सरकार के जो गृह विभाग है उसका जो प्रधान, राज्य का जो गृह विभाग का प्रधान है उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। मतलब इसमें अगर ये देखें तो जो अभियोजन निदेशक होता है वो किसके अंडर में काम करेगा, जो राज्य है उसका गृह विभाग का जो प्रशासनिक जो प्रधान है, गृह विभाग का जो प्रधान है उसके नियंत्रण में कार्य करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अभियोजन उप निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीन कार्य करेगा। प्रत्येक अभियोजन है वो उप निदेशक, एक मिनट इसको वापस एक बार हम पढ़ते हैं। प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीन होगा। जो अभियोजन उप निदेशक है, जो सब डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर के अधीन कार्य करेगा। तो इसमें हम देखें तो जो उप निदेशक है वो निदेशक के अधीन कार्य करेगा और जो निदेशक है वो राज्य का जो होम डिपार्टमेंट है, जो गृह विभाग है, उसके प्रधान के अधीन कार्य करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक जो भी सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग नियुक्त किए गए हैं, ये सभी अभियोजन निदेशक के अधीन होंगे। जो सेक्शन 24 में जो भी हैं, जो भी गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, चाहे वो अभियोजक हो, चाहे वो लोक अभियोजक हो, चाहे अपर लोक अभियोजक हो या विशेष लोक अभियोजक हो, जो भी हो, वो अभियोजन निदेशक के अधीन कार्य करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 है
धारा जो 25 है उसकी उपधारा 1 है, ये मतलब इसको एक बार हम देखें, थोड़ा सा रीड करें। प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक जो राज्य सरकार द्वारा धारा 24 के अकॉर्डिंग धारा 3 और धारा 8 के अधीन जो जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक धारा 25 की उपधारा के अधीन नियुक्त किया जाता है, अभियोजन उपनिदेशक के अधीन होंगे। इसमें कहने का मतलब थोड़ा सा यही है कि प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और सहायक और विशेष लोक अभियोजक ये सभी उपनिदेशक के अधीन कार्य करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, अभियोजन निदेशक और अभियोजन उपनिदेशक की शक्तियाँ और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्दिष्ट किए जाएंगे वही होंगी। राज्य सरकार ही अभियोजक और उप अभियोजक की शक्तियाँ निर्दिष्ट करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लोक अभियोजक के कर्तव्यों का पालन करने में इस संबंध में जो राज्य के महाधिवक्ता हैं वो लागू नहीं होंगे। मतलब ये जो राज्य के महाधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल हैं, लोक अभियोजक के कर्तव्यों का पालन करने में इस धारा के जो भी उपबंध है वो राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के ऊपर लागू नहीं होंगे। और इस संबंध में एक केस लॉ है, वो है NHRC वर्सेस गुजरात राज्य। इसके प्रकरण में गए अन्वेषण अधिकरण से अभियोजन अभिकरण से के पृथक की अवांछनीयता पर विचार किया गया है। इसका डिटेल जजमेंट आपको इसका जो साइटेशन है उस पर मैं बता देता हूँ, उस पर मिल जाएगा। ये है 2009 की वॉल्यूम नंबर 6 SCC 767, यहाँ आपको ये डिटेल जजमेंट मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों सेक्शन 25 और सेक्शन 25 और सेक्शन 25A। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 CRPC का कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 न्यायालयों की शक्तियाँ, जो कि धारा 26 से स्टार्ट है। इसको हम आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।